नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन पर चर्चा करने के लिए, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि भारत का नया संसद भवन बन चुका है, लेकिन उसी बीच में उद्घाटन के समारोह में 19 भारतीय राजनीतिक दलों ने अपने द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित ना होने का प्रण लिया है। क्या है यह मामला, क्यों हो रहा है सारी राजनीति, आज के सेशन में हम इस बारे में जानेंगे। क्यों आवश्यकता पड़ी भारत को नए संसद भवन की, यह भी जानेंगे। और क्या है वो है राजदंड जिसके चक्कर में इतिहास खंगाला जा रहा है। आज के सेशन में बहुत सी बातें हैं जो आपसे साझा होनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के लिए आपके सामने सबसे पहले भारत की बनी हुई नई संसद के कुछ नजारे हैं, उन्हें एक बार के लिए आप देख सकते हैं। साथियों, आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इस बार की संसद भवन जो कि बनकर आ रही है ट्रायंगुलर फॉर्म में, आप देख सकते हैं कि इस संसद भवन में किस प्रकार से बैठने की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से यहां पर प्रॉपर लाइटिंग और मीटिंग्स के लिए हाउसेज और किस प्रकार की कारीगरी यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान इसकी जो मुआयना करते हुए तस्वीर है वो भी काफी वायरल हुई है। इस प्रकार के दृश्य काफी ज्यादा इस समय चर्चा में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के काल में भारत को एक संसद मिली थी। और आप तब तक, जब मैं आगे बढ़ूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि जो हमारी पुरानी संसद थी इसका डिजाइन किसने किया था, इसकी डिजाइन के साथ साथ कौन से कारीगरों का नाम जुड़ा हुआ था, क्या इसका इतिहास है, क्योंकि अब तक हम मल्टीपल टाइम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल के लिए बड़ा प्रश्न यह है कि जब पुरानी संसद थी तो नया संसद क्यों बनाया। हालांकि हमने कई बार इसका जवाब दिया है कि पुरानी संसद को बने हुए पूरे 100 साल हो चुके थे और इसके अंदर फिलहाल के लिए अन्य सांसदों को बिठाने की जगह दिन पे दिन कम होती जा रही थी। ये जिस समय बनी थी उस समय के हिसाब से ना तो उस समय एसी हुआ करते थे, ना सीवरेज लाइन की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, ना ही आज की मॉडर्न एमिनिटीज को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं थी। धीरे धीरे इसी संसद भवन के अंदर सुविधाओं का विकास किया गया, जिसकी वजह से इमारत को काफी क्षति पहुंची थी। इन्हीं क्षति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यह आवश्यकता महसूस की गई कि संसद भवन में लगातार जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही थी, तो सांसदों की संख्या भी बढ़ रही थी। ध्यान रखा गया कि इसका रिप्लेसमेंट क्या बनाया जाए और रिप्लेसमेंट के लिए नए संसद भवन को निर्मित किया गया। नए संसद भवन का निर्माण कार्य का इन्विटेशन, अब आज उद्घाटन की चर्चा हो रही है, इसका उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन का इन्विटेशन प्रकाशित हो रहा है। इन्विटेशन बाहर आया तो ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू हुआ पीएम मोदी। सेंट्रल विस्टा, पीएम मोदी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रहा। और टॉप ट्रेंड में रहने की खास वजह थी कि 19 अपोजिशन पार्टीज ने कहा, इंक्लूडिंग कांग्रेस, कि वो बायकॉट करेंगे इसके इनॉग्रेशन का, यानी कि संसद भवन के उद्घाटन का। और ऐसा क्यों करेंगे, तो उनका तर्क था कि इस उद्घाटन में उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम देख लिया है, यानी उद्घाटनकर्ता खुद प्रधानमंत्री हैं, जबकि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाना चाहिए था, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा करवाया जाना चाहिए था। अन्यथा प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन अगर करने जा रहे हैं तो केवल लोकार्पण कार्यक्रम चूंकि प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए अपोजिशन का कहना है कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन एक मत रहे और इस कार्यक्रम का ही बहिष्कार करे। ऐसा होते हुए संसद का उद्घाटन का बहिष्कार करना ट्रेंड हुआ। फिलहाल के लिए जिसकी चर्चा है वो है द्रौपदी मुर्मू। और साथियों, इनकी कहानी अपने आप में बड़ी रोचक है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार से आने वाली महिला, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद, यानी कि भारत के प्रथम नागरिक होने का गर्व हासिल किया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर एक आदिवासी महिला पहुंची भारत के सर्वोच्च पद पर या भारत के प्रथम नागरिक के पद पर, तो आपको एक मैंने ऑडियो बुक रिकमेंड की है, जो कि ऑलरेडी जिस कुकू एफएम को आप डाउनलोड कर चुके हैं उस पर अवेलेबल है। आप वहां जाकर आज इनकी कहानी सुनिएगा। और यदि आप में से किसी साथी ने अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर, जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जिनको आप सुनना चाहते हैं, बेहतरीन ऑडिटर्स के द्वारा यहां पर आपके लिए प्रेजेंट है।
15 लाख एक्टिव ऑडियो सब्सक्राइबर्स यहां पर लोग उपलब्ध हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित बहुत सारी किताबों को यहां पर ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया गया है और बहुत ही शानदार फीचर्स के साथ ऑडियो बुक आपके लिए उपलब्ध है, जैसे स्लीप मोड फीचर, टाइमर फीचर या फिर ड्राइव मोड फीचर यहां पर उपलब्ध आपके लिए कराए गए हैं। यदि आप में से कोई भी साथी इसका उपयोग करता है तो वो अपने लिए इसे स्पेशलाइज्ड तरीके से भी प्लान कर सकता है। और तो और ये आपको पूरे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल दाम पर मात्र 99 रुपीस प्रति माह पर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन यदि आप उसकी जगह मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको यह मात्र 49 रुपीस में प्राप्त होता है। तो चलिए, फिलहाल के लिए आपको एक बुक रिकमेंड कर दी है, अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी ने अब तक सुन ही लिया है कि 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। नए संसद भवन का उद्घाटन होना है तो ऐसी स्थिति में उद्घाटन करेगा कौन, इसे लेकर के विपक्ष एक मत हो गया है, या विपक्ष की 19 पार्टियां एक सुर में कह रही हैं कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए था। विपक्ष का यह तर्क क्यों है? क्योंकि असल में भारत के संविधान में जो संसद की व्याख्या है वो 3 लोगों से मिलकर बनी है। किन किन से? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। संसद मिलकर 3 लोगों से, यानी कि 3 बॉडी से मिलकर के संसद बनता है। इसलिए 19 पार्टियों की डिमांड है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया करें, ना कि प्रधानमंत्री करें। लेकिन प्रधानमंत्री का यहां पर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बीजेपी का कहना है या फिर पार्टी का, सरकार का कहना है कि इसको बनाने में लगभग 60,000 श्रम योगियों ने काम किया है। 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर संसद को बनाकर तैयार कर दिया है। ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम के दौरान उन श्रम योगियों का भी सम्मान किया जाएगा जिन्होंने इस संसद का निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उन श्रम योगियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी करेंगे। इसी वजह से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए, फिलहाल जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है उसी के बिल्कुल सामने ही नई पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है। पुरानी पार्लियामेंट गोलाकार थी, फिलहाल बनी हुई पार्लियामेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में है, त्रिकोण फॉर्म में है। ये वो लेटर है जिसके माध्यम से इनविटेशन भेजा गया है, या ये कहिए ये आमंत्रण पत्र है जिसमें लिखा है न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट बाय श्री नरेंद्र मोदी। अब श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन की बात लिखी है, आप यहां देख सकते हैं। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों से संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। 28 मई का दोपहर 12 बजे का यह इनविटेशन है। कौन कौन सी पार्टी इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहती हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जनता दल, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, मार्क्सवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, विद्युत हलाई चिरुमलाई, वीसीके, एमडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल समेत 19 दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सबके द्वारा अपने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दे दी कि हम इसके अंदर नहीं आएंगे, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 79 कहता है कि एक संसद के अंदर राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा शामिल होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाए, अदरवाइज हम इसमें नहीं पहुंचेंगे। यह है आर्टिकल 79 भारतीय संविधान का, जिसमें लिखा है देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ यूनियन which shall consist of president and 2 houses to be known respectively as the council of state and the house of people। ठीक है। अच्छा, अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आप कमेंट देख सकते हैं। इनका कहना क्या है कि भाजपा और आरएसएस की सरकार ने राष्ट्रपति के पद के समय में राष्ट्रपति का पद दिखावटी रह गया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खड़गे साहब ने राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग की है। अब इस विषय के ऊपर, या 19 के 19 जो दल एक साथ हैं, ये राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर के एक हो रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन राष्ट्रपति से उद्घाटन की बात ये कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति खुद भी एनडीए की ही उम्मीदवार थी जब चुनाव लड़ने गई थी, और उस समय पर इन पार्टियों ने उनके इलेक्शन का भी, जब राष्ट्रपति पद पर वो निर्वाचित हो रही थी तो उनके द्वारा उनको समर्थन नहीं दिया गया था, इन्होंने अपने उम्मीदवार का समर्थन किया था। दैट मीन्स, पहली बात की जाए यदि कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थक हैं ये, तो आंसर है जी नहीं। तो ये किसके समर्थक हैं? इनका कहना है हम राष्ट्रपति के पद के समर्थक हैं, यानी राष्ट्रपति के पद की गरिमा का हम समर्थन करते हैं,
उनके द्वारा अगर कराया जाता तो हम आते, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। तो यहां पर फिर बीजेपी का तर्क यह है कि प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। वो पूरे देश के कल्याण के लिए कार्य करता है, देश के लिए कार्य करता है। और जहां तक बात हो देश के अंदर प्रधान होने की, तो भारत के अंदर डी ज्यूरे और डी फैक्टे दो प्रकार के हेड होते हैं। डी ज्यूरे हेड राष्ट्रपति हैं, तो डी फैक्टो हेड प्रधानमंत्री हैं। और चूंकि इस पूरे संसद भवन के कार्यक्रम का विचार और इसकी स्थापना को लेकर के सारी प्लानिंग प्रधानमंत्री के द्वारा ही की गई है, इस वजह से उनके द्वारा इसका उद्घाटन कराने में कोई हर्ष नहीं है। अदरवाइज देश में इतने सारे निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, जिन्हें बहुत सारे राष्ट्र को समर्पित होने वाले रोड हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारे बंदरगाह हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा देश को समर्पित किया जाता है। ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति की आवश्यकता वहां भी महसूस की जा सकती है। केवल राष्ट्रपति को यहां पर डिमांड करके ये अपने द्वारा संसद भवन के निर्माण के समय व्यक्त किए गए विरोध को, क्योंकि ये सब की सब लोग नए संसद भवन के निर्माण के भी पक्षधर नहीं थे, ऐसी स्थिति में इनके द्वारा इसका विरोध किया जाना कोई नया नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। कहने का अर्थ क्या हुआ? इनका तर्क है कि नहीं, राष्ट्रपति को बुलाइए। तो बीजेपी का तर्क है राष्ट्रपति, पहली बात तो यह कि तुम्हारी वजह से चुनकर नहीं आई थी, वो भी हमारी एनडीए की उम्मीदवार थी, नंबर एक। लेकिन तुम कहते हो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाना चाहिए, तो जिस प्रकार से देश के रोडवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह सब देश को समर्पित किए जाते हैं और उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री या किसी भी नेता के द्वारा किया जाता है, जनता के चुने हुए नेता के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जाता है। तो इस विषय पर इस बात का आधार होना कि हम प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया तो नहीं जाएंगे, तो यह बात अपने आप में अलग है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये बिहार के मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उनका आप बयान देख सकते हैं, इनके अपोजिशन में बीजेपी के द्वारा दिया गया बयान आप देख सकते हैं। तो ये कॉमन चीज चल रही है। लेकिन क्या केवल एनडीए अकेला रह जाएगा इस उद्घाटन कार्यक्रम में, या फिर कोई और पार्टी भी है जो उद्घाटन कार्यक्रम में प्रेजेंट होगी? तो सरकार के साथ साथ यहां पर होंगे बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, एआईडीएमके और अकाली दल, ये सब कार्यक्रम के अंदर शामिल होने की बात है, ठीक है ना। अब समझ में आना चाहिए कि नए संसद भवन में क्या क्या होने वाला है। तो नए संसद भवन की आकृति त्रिकोणाकार है, इसके साथ साथ यहां पर पूरी तरह से राजपथ को कनेक्ट करते हुए उसे रिवैम्प किया गया है। इसके साथ एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया गया है और इसमें लोकसभा का जो आकार है वो 3 गुना बड़ा है प्रेजेंट चैंबर से, जो फिलहाल लोकसभा है उससे। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि देश की जनसंख्या के अनुपात में देश के सांसदों की संख्या नहीं बढ़ी है। देश की जनसंख्या के अनुपात में हम जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, एक लंबे समय से सांसदों की संख्या फिक्स है, जबकि वास्तविकता में लगभग 60 लाख लोगों पर एक सांसद होना चाहिए। भारत में इतनी जनसंख्या के अनुपात में सांसद नहीं है। सांसद नहीं होने का बड़ा कारण यह है कि यदि वे निर्वाचित होकर आ जाएं तो उन्हें बिठाया कहां जाएगा। ऐसी स्थिति में बड़ी आवश्यकता थी ऐसे संसद भवन की जहां पर सांसदों को बिठाया जा सके। एक बड़ा कयास यह भी लगाया जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या का अब प्लान जल्दी ही आउट हो सकता है। यानी एक प्रकार से जहां यह कहा जा रहा है कि लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या बढ़ाने का फायदा क्या होगा, तो जवाब यह है कि बनावट के लिए ही संख्या नहीं बढ़ाई गई है, वास्तविकता में भी देश के अंदर सांसदों के लिए पद बढ़ाए जाएंगे, जिसको बिठाने के लिए रूम तैयार कर लिया गया है जहां जाकर लोगों को बिठाया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो इसका भी फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को होगा या नई पार्टियों को होगा, यह देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं नया संसद भवन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस संसद भवन के अंदर एक पब्लिक एंट्रेंस से अलग 3 अलग अलग बिल्डिंग है, लोकसभा, राज्यसभा और एक सेंट्रल हॉल रखा गया है। राज्यसभा की डिजाइन राष्ट्रीय फूल कमल की तरह बनाई गई है। इस हॉल के अंदर हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो से सक्षम जो चीजें हैं वो बनाई गई हैं। राज्यसभा कक्ष में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ओपन स्पेस रखा गया है। प्रॉपर तरीके से लकड़ी की फिनिशिंग के साथ यहां पर कार्य किया गया है। संसद पूरी 5 स्टार प्लेटिनम रेटेड फीचर्स के साथ तैयार की गई है।
23,000 मैन डेज रोजगार इसके निर्माण से पैदा हुए, 63,000 टन सीमेंट का इसके अंदर उपयोग हुआ है और इसका निर्माण 10 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ और रिकॉर्ड टाइम में 2 साल के अंदर यह संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो 60 महीने में पुरानी वाली जो इमारत थी वो बनी थी, यानी 5 साल में, और उसके निर्माण का जिम्मेदारी ली थी एडवियंस लुटविन ने और हर्बर्ट बेकर ने। आपको मालूम होना चाहिए जो पुरानी संसद भवन है वो 5 साल में बनकर तैयार हुई थी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। अब सवाल बनता है कि और कौन सी चीज यहां पर चल रही है। तो गवर्नमेंट ने तो अपनी जरूरत बता दी कि क्या नई संसद की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो बोले साहब पुरानी संसद के अंदर जितनी संख्या हमारी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए सांसदों की चाहिए उनके लिए जगह नहीं है, और दूसरा पुरानी संसद की इमारत जो है वो जर्जर होती जा रही थी, और तीसरा वहां बैठने के लिए लोगों को प्रॉपर तरीके की सुविधाएं नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, ऐसी स्थिति में नई संसद का निर्माण कार्य जरूरत के हिसाब से किया जा रहा था। चौथा, दिल्ली अब चूंकि सिस्मिक जोन 5 में आने लगा है, तो 4 में आने लगा है, तो 5 को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज और आ रही है। आपको याद होगा जिस समय संसद का निर्माण कार्य शुरू हुआ उसके बाद में यहां पर अशोक स्तंभ की चर्चा होने लगी, यहां पर अशोक स्तंभ लगाने की चर्चा होने लगी। तो ऐसी स्थिति में एम्बलम ऑफ लॉयन जो है ना अशोका स्तंभ के अंदर, इस बात का भी विरोध हुआ था कि यहां पर जो शेर दिखाए गए हैं वो काफी आक्रामक दिखाए गए हैं। आपको याद हो सकता है इन शेरों की वजह से, क्योंकि इस सेंट्रल हॉल के बीचों बीच, इस संसद भवन के बीचों बीच एक पिलर के ऊपर पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर एम्बलम टॉप के ऊपर लॉयंस बिठाए गए हैं जो कि देखने में काफी आक्रामक हैं, और आपने इनका विरोध होते हुए भी सुना होगा। इस पर भी हमने एक वीडियो किया था। आज एक और मुद्दा सुर्खियों में था संसद के निर्माण के साथ साथ, और वो क्या था? हिस्टोरिक एक स्कैप्टर है जिसको सेंगोल कहा गया है, उसे इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखा जाएगा। अब ये क्या है? असल में साथियों एक इस प्रकार का राजदंड है। इसकी कहानी क्या है मैं आपको वो बताता हूं। जब देश आजाद हो रहा था और वायसराय माउंटबेटन देश में थे, तो देश की आजादी का मतलब यह था कि भाई देश आजाद हुआ, अब यह देश आपके हवाले। ऐसी स्थिति को निभाने के लिए माउंटबेटन को आवश्यकता थी कि वे पंडित नेहरू को हाथ मिलाकर देश को सौंपे। हाथ मिलाकर मतलब कि बहुत बहुत बधाई हो, आज से देश आप लोग चलाइए। इस प्रकार से देश की सत्ता हस्तांतरित की जाए, या कोई तरीका अपनाया जाए जिससे कि हाँ भाई ये पकड़िए, अब ये देश आपके हवाले हुआ। तो फिर निकल के आया एक प्रक्रिया कि अगर देश को चलाने की जिम्मेदारी ट्रांसफर की जानी है तो उसको निभाने के लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया का पालना की जाएगी, और देश की आजादी के समय एक इसी प्रकार का राजदंड निर्मित किया गया। लगती है वस्तु इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल, और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा। ये वो दृश्य है जिस समय तिरुवनंतपुरम के अधनीर के द्वारा, जो कुमार स्वामी जी के द्वारा पंडित नेहरू को एक गोल्डन स्केप्टर, एक राजदंड 14 अगस्त की रात को सौंपा गया था। यह वो दृश्य है जिसके अंतर्गत इस प्रकार का राजदंड नेहरू जी को सौंपा गया और माउंटबेटन जी से कहा गया कि अब अगर आप भारत को स्वतंत्रता के नाम पर कोई भेंट देना चाहते हैं तो यह राजदंड सौंप करके कि ये पकड़िए, इसके साथ अब आप देश चलाइएगा, वो चीज सौंपी गई। इसे सेंगोल तमिल भाषा के अंदर कहा जाता है कि राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। यह समझकर रखा गया था कि यह नेहरू जी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। वास्तविकता में देश की आजादी के समय इसका एक ऐतिहासिक महत्व था। फिलहाल इस सेंगोल को उठा करके इलाहाबाद संग्रहालय से संसद भवन में रखा जाएगा। 1978 में महापेरियावा वरिष्ठ ज्ञाता के द्वारा इस जानकारी को प्रकाशित किया गया और कहा गया, तमिलनाडु के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह बात निकलकर आई कि इस देश की आजादी के समय यह सेंगोल प्रधानमंत्री को दिया गया था।
उसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध करके संसद भवन के अंदर रखा जाएगा। कुछ इस प्रकार की एक छड़ी सी है। इस सेंगोल शब्द का अर्थ शंकु है। इसका अर्थ होता है कि यह देश के अंदर समृद्धि के साथ देश के शासन व्यवस्था को चलाने का एक आदेश पत्र है। ठीक है, तो राजदंड चूंकि भारत के इतिहास में लंबे समय से जुड़ा रहा है, देश के इतिहास के साथ सेंगोल का पुराना नाता रहा है, ऐसी स्थिति में बताया जाता है कि आज से 321 बीसीई में भी राजदंड के माध्यम से ही शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती थी। पुरानी पेंटिंग्स में, चाहे इतिहास में हो, वहां पर भी इसी प्रकार का राजदंड या छड़ी लिए हुए बहुत सारे राजनेताओं को, बहुत सारे राजाओं को देखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश में भी इस बनी हुई संसद भवन में स्पीकर के पास में इस सेंगोल को रखा जाएगा। यह विचार फिलहाल के लिए निकल कर आया है। उम्मीद है आप इस इतिहास से यह समझ जाएंगे कि सेंगोल देश में काफी पुरानी सभ्यताओं से कनेक्ट होकर के जुड़ा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी जो राय है उसके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं और इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर हमने आपके लिए कुकू एफएम का लिंक पिन किया हुआ है, जहां पर आप कूपन कोड अंकित 50 यूज करके कुकू एफएम डाउनलोड करके 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।